warriors, welcome back to my YouTube channel. This is Ishika and I'm currently a CA finalist and a CA article doing my articleship from KPMG, which is a big four. So guys, I know I have not been posting for a lot of while and there had been multiple reasons accompanied with it, but I'm back with one topic that is actually being very disturbing to a lot of students right now who are in the preparation of their CA finals. So guys, as you could have already seen in the thumbnail, this video is going to be centered all around how can you clear your SPOM in the very first go. So guys, all of you who do not know, हमारे पहले CA finals में 8 एग्जाम्स हुआ करते थे, बट अंडर द न्यू स्कीम इट वाज ट्रांसफर टू जस्ट 6 एग्जाम्स एंड जो 2 एग्जाम्स हमारे एलिमिनेट हुए थे वहाँ से वो SPOMs में एंटर इन हो चुके हैं. तो हमें जो भी स्टूडेंट्स जो पहले ओल्ड में थे और अब न्यू में है, सो दे ओनली हैव टू गिव 2 SPOMs एंड जो ऑलरेडी न्यू स्कीम में आ रहे हैं दे हैव टू गिव 4 SPOMs. ठीक है, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी. सो दिस वीडियो आई एम गोना कवर सेट ए बिकॉज आई गेव माई लॉ एग्जाम आई गेस 15 days back and I could not make it in the very first attempt. And honestly, since I've not cleared in the very first attempt, I think I can actually guide you with things कि मैंने अपने starting के attempt में क्या mistakes करी हैं which did not make me score 50. Okay, for most of you all who do not know, it's a 100-mark paper, no negative marking, all MCQ, computer based test है, साथ के साथ आपको result मिल जाता है. ठीक है, each question carries 2 marks. ठीक है, सो 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 marks करेक्ट एंड यू हैव टू क्लियर with an aggregate of 50 marks. Okay, so 50% is the passing percentage and in my first attempt I scored 46. So सिर्फ 2 और क्वेश्चंस मुझे और ठीक करने थे जिससे मैं 50 पे आ जाती. बट आई थिंक गॉड हैज़ इट्स ओन प्लान्स एंड आई थिंक वो मेरे साथ जो हुआ इट वॉज मच ऑफ एन आई ओपनर. इट वॉज वेरी मच नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट आई इवन टेक माई स्टडीज़ मोर कंसिडरेबली एंड बिकॉज इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स लग सकते हैं एंड इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, सो इट डिडंट अफेक्ट मी दैट मच. But for that 1 week, I would say I could see the people around me who were passing in the very first attempt and I could not make it. And for somebody who has never seen a failure in his life, it was just too much to handle at that point of time. And I was just too disheartened at that point. वो 1 week मैंने उसी समय जाते वापस नया सेट भरा था एंड आई वाज लाइक कि अभी नहीं भरा ना या अभी नहीं निकल पाए इससे तो मैं यहाँ पे स्टॉक हो जाऊँगी. आई हैव टू गिव इट अगैन एंड मेरे को जल्दी के जल्दी देना था. सो मैंने 1 week लगा के और प्रेपरेशन करा बट दैट 1 week वॉज वेरी ट्रामेटाइजिंग आई मस्ट से बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू द सेम सिलेबस यू फील लाइक कि सब तो करा था देन उसमें कमी क्या थी. बट ओके, आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है इफ यू आर गोइंग टू गिव योर CA SPOM एग्जाम. ओके, सो ओके, आपके लॉ में आई गेस 13 to 14 चैप्टर्स आएंगे एंड देयर आर 2 सेट्स इन देयर 2 पार्ट्स इफ आई वुड से पार्ट ए पार्ट बी. एंड पार्ट ए में आपका सारा का सारा कॉर्पोरेट लॉ है एंड पार्ट बी में आपका इकोनॉमिक लॉज एंड सिक्योरिटी लॉ आ जाएगा. सो ओके, सम आर द सेक्शंस ऑफ योर कंपनीज एक्ट विच यू हैव टू डू वेरी वेल. ठीक है, और बाकी का जितना भी है आपका फेमा, FCRA, ठीक है, आपका सेबी हो गया, आपका IBC हो गया, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स. ओके, नाउ सेबी इन इट सेल्फ इज अ वेरी humongous chapter because it has all the regulations consistent as well, जिसमें LODR भी है, ICDR भी है, SAST एंड PIT भी है. इफ़ यू आर स्टडिंग, आप मॉड्यूल लेके बैठोगे आपके सामने तो यू कैन इवन मार्क द चैप्टर्स विच आई एम गोना टेल यू विच आर ऑफ utmost crucial importance because I have given 2 attempts. Could follow a strategy कि पेपर्स कैसे आ रहे हैं. नाउ अभी यू मस्ट हैव हर्ड कि पेपर्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है बिकॉज ICAR डजंट वांट यू टू क्लियर एट लाइक यू नो कि कोई भी लक से क्लियर हो जाए या फिर एंड इफ़ यू आर क्लियरिंग विदाउट स्टडिंग तो भाई लक है. बट ICAR इज़ वांटिंग टू टेस्ट इन डेप्थ नॉलेज, आपको कितना थॉरो सब कुछ पता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने याद कर लिया कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ROC को सबमिट होना है विद इन 30 days. नाउ विद इन 30 days ऑफ वॉट, यूजुअली वाइंडिंग अप के चैप्टर में सपोज है या इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में है तो उसमें होता है कि विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस, मतलब कंपनी को जिस दिन नोटिस मिला उस दिन के 30 days के बाद यू हैव टू फाइल दैट एप्लीकेशन. बट इन वन प्लेस इट वाज कि
रिसीट से मैटर नहीं करता, जिस दिन इशू हो गया नोटिस वहाँ से आपके डेज काउंट होना शुरू हो जाएंगे। सो ICAI ना लास्ट की लाइंस को या फिर जो आपके मॉड्यूल में कलर्ड में छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए होते हैं, फिर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, वो उन पे फोकस करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। एंड वो लंबी लंबी केस स्टडीज होती है विच मेक यू एंटैंगल्ड ऑल अराउंड। ठीक है, सो आई वुड से अब इसका पर्पस आपको डराना नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ वट यू आर एक्चुअली गोइंग टू फेस इन द एग्जाम सेंटर। ओके, सो मुझे लगा था कि अगर 13 चैप्टर्स है उसमें से 7-8 चैप्टर्स कर लूँगी विच वुड बी सफिशिएंट इनफ। बट मैंने उस समय सिर्फ फेमा FCRA छोड़ा था बिकॉज आई couldn't गेट इट, मतलब इट felt like a very monotonous chapter to me and I couldn't do it, and it was, I don't know, my luck or what, but अगेन लक इज एन एक्सक्यूज़। अगर मैंने 100% किया होता तो शायद मैं क्लियर कर जाती, बट मैंने फेमा FCRA छोड़ा था और मेरा अटेम्प्ट में फेमा FCRA कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द एंटायर वो पॉपुलेशन। सो एक ना स्ट्रैटेजी होती है जो हर जगह यूट्यूब पे चल रहा है कि आपका 50 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आएगा, ठीक है, आपका 20 to 30 आपका 20-25 मार्क्स का फेमा FCRA आ जाएगा, आपका 10-15 मार्क्स का सेबी आ जाएगा, आपका 5 to 10 मार्क्स का IBC आ जाएगा, एंड ऐसे आपका पूरा कंसिडरेशन होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब ICAI इज प्लेइंग अ लॉट। वो क्या कर रहा है कि कहीं पे कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी में कंपनीज एक्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट वॉज कंपनीज एक्ट बिकॉज आई हैव अ होल्ड ऑफ कंपनीज एक्ट अ लॉट। मेरे को सारे के सारे सेक्शंस भी याद है, ठीक है, बट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट मोर ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है, आई गॉट मोर ऑफ इकोनॉमिक लॉ, एंड फेमा FCRA ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज डूइंग, मैंने जाके जब मॉड्यूल में देखे ना तो वो ICAI के मॉड्यूल में स्टडी मैट में कवर्ड है चीज़ें, ठीक है। सो आई वुड अर्ज यू कि आपको जितना भी यूट्यूब पे दिखता है कि ये तो फालतू का है, सपोज सेबी में यूजुअली लोग बोल देते हैं कि SC ST तो देखो ही मत, PIT तो देखो ही मत, ICDR एंड LODR आर वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, बट आई वुड से कि मेरा पूरा का पूरा अगर मैं बताऊँ, मेरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन था जो इनसाइडर ट्रेडिंग में से कवर्ड था, PIT में से कवर्ड था, ठीक है। सो आई थिंक देर इज़ नो पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि आपका लक बहुत अच्छा है तो और जो आप कर रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट लक, तो आप वो कर लो। बट इफ़ यू वांट कि तमीज़ से जब तक आप एक बारी पढ़ के पास हो जाओ, बिकॉज आपको इस पर टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका पूरा महीना वेस्ट हो जाएगा इसके चक्कर में, करेक्ट। सो तमीज़ से एक हफ्ता लगा के पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा, यू वुड बी एबल टू क्लियर इट विद वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो आई स्कोर्ड 46 इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 60 विच इज एग्जाम्शन, करेक्ट। तो हाउ मेनी डेज ऑफ preparation is required? So guys, I studied for 7 days, जिसमें से 2 days, 2 sufficient full-fledged days, excluding your articleship whatever, आपको पूरे के पूरे 2 दिन देने हैं just for your revision। नाउ आप क्या करो, आप कोई भी यूट्यूब पे से अपना स्टडी मैट साथ लेके बैठो, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर्स चला लो जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन। हेमंत सोमानी सर की चला सकते हैं आप, CA हर्ष की चला सकते हैं आप, शुभम सिंगल सर की चला सकते हैं आप, मतलब यू कैन रेफर टू एनी वट एवर यू लाइक, एंड आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। उसके बाद लॉट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नोट्स जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ठीक है, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगा। यू हैव टू कवर दोज न्यूमेरिकल लिमिट्स एंड ऑल ऑफ दैट, आप वहाँ से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद वंस यू हैव कवर्ड, एक डे में आप एक टॉपिक कर लो, वंस यू हैव कवर्ड दैट टॉपिक फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो, यू हैव टू सेल्फ रीड इट। यू डू नॉट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन कि यूट्यूब का वीडियो चल रहा है, यू विल जस्ट गो थ्रू देम एंड यू विल रिवाइज इट। ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं चल रहा है कि वो सामने सामने चलता रहेगा एंड आपको याद होता जाएगा सब कुछ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट एक्चुअली। So you have to give your 100% to that also. Coming to what are the important topics, Companies Act के first 3 chapters are very important, like very important. I remember मेरे को एक न्यूमेरिकल आया था क्योंकि सेकेंड चैप्टर में वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स जब होते हैं कंपनी को, तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है जब पे इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन करना होता है, बट वो भी स्ट्रेट हेड क्वेश्चन नहीं था। इसमें भी कुछ प्रोविजंस थी कि डायरेक्टर की मैनेजरियल रेम्युनरेशन में कब क्या एक्सक्लूड होएगा, कब क्या इंक्लूड होएगा, ठीक है, कि अगर सपोज इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने लिया था, ऐसे वो डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में काउंट नहीं होगा, बट अगर वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन में काउंट नहीं होगा, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर इट वाज हिज फॉल्ट और समथिंग, तो वो उसमें काउंट हो जाएगा। तो ऐसे पूरा केस स्टडी बन के आया था, आई गेस 10 मार्क्स का वो केस स्टडी था। सो डू नॉट हैव टू इग्नोर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर दिस। IBC आप पूरा अच्छे से कर लीजिए, IBC इज़ वेरी ईजी एंड वेरी स्कोरिंग
जाएगा आई वुड से, ठीक है। आपके 5 से 10 मार्क्स कहीं नहीं जाता अगर आप IBC अच्छे से कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाइंडिंग अप, बिकॉज वाइंडिंग अप आज के डेट में काफ़ी इरेलीवेंट होके IBC मोर रेलिवेंट हो गया है, बट SPOM में वाइंडिंग अप एंड IBC साथ साथ चल रहा है, वो स्टिल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इससे आपके 10 से 15 मार्क्स तो बहुत ईजिली स्कोर हो सकते हैं। फॉर ऑल ऑफ यू नो कि वाइंडिंग अप में देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि अगर मतलब सपोज कंपनी लिक्विडेशन में जाता है और आप उसके एसेट्स बेच के अगर आपको लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है तो देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर टू डू इट, राइट। बट IBC में वो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरे एग्जाम में दोनों के न्यूमेरिकल्स आए थे। इट वाजंट कि कोई एक आ गया, दोनों के न्यूमेरिकल्स आए थे, क्योंकि दे वांटेड टू टेस्ट कि बच्चों को दोनों के हिसाब से याद है कि IBC में क्या होता है, वाइंडिंग अप में क्या होता है ऑर्डर, ठीक है। So I think my second attempt was more difficult than the first one, but I still could get 60 because मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं छोड़ा। आई रिमेंबर लास्ट डे, मतलब जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले रात को आई वॉज़ वेरी एंशियस एंड आई वॉज़ लाइक कि मैंने अभी तक फेमा नहीं करा है, बट मैंने उस टाइम क्या किया कि मैंने सब अच्छे से कर रखा था बाकी सब, बट फेमा ऐसे मेरे को लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा मुझसे। होता क्या है ना कि जब आपने बाकी सब कर रखा है तो आपको ना माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है, तो मैंने बहुत बैठ के नोट्स बना के फेमा करा कि यार ईजी से ईजी प्रोविजंस तो कर लूँ एटलीस्ट, कि कुछ भी आता है एटलीस्ट मैं थोड़ा सा तो कुछ दे सकूँ ना। फेमा में PROI कैलकुलेट करना होता है, PRI कैलकुलेट करना होता है, वैसा तक डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख गया था 2 नंबर का, ठीक है। तो एंड ईच क्वेश्चन मैटर्स एटलीस्ट, जहाँ पे उससे पूछो तो 48 46 पे फेल हुआ है, तो आई वुड से एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, ठीक है। नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप कंपनीज एक्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स करिए, आप कंपनीज एक्ट का वाइंडिंग अप कर लीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है, उसमें से ना आप ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी पावर किसके पास है, बिकॉज MCQs में ये सब कुछ आता है कि ये वाला पावर ROC के पास है, NCLT के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो कौन सा पावर किसके पास है वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, बिकॉज उसमें से बहुत भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ फॉर पेनल्टीज आई वुड से कि सेबी की पेनल्टीज अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज सेबी का ना एक ट्रिक भी है पेनल्टीज करने का, ठीक है। वो आपको हेमंत सर की वीडियोज़ में मिल जाएगा। उसमें ना मतलब आप यूजुअली देख सकते हैं कि सब में ना यूजुअली एक पर्टिकुलर सेम पेनल्टी चल रही है, उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे चले जा रहा है, और इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी तो एनीवे आजकल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी कर लीजिएगा। पेनल्टी का वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, वरना तो ऐसे आप कितनी ही पेनल्टीज याद करोगे, ठीक है। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो आपके सेबी में से PIT आई वुड से इंपॉर्टेंट, मतलब लोग उसको नहीं बोलते बट आई वुड से इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में आया है PIT और अच्छे से आया है, ठीक है। आप LODR कर लीजिए, बिकॉज LODR इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगैन। ना आई वुड ऑल्सो गिव यू वन टेक्निक, एक ना मैंने जाते जाते यूट्यूब की वीडियो देखी थी सेबी की, उसमें ना मैंने ICDR खुद नहीं पढ़ा था, बिकॉज ICDR फेल्ट लाइक अ वेरी वास्ट टॉपिक टू मी एंड आई डेंट हैड मच टाइम टू इट, तो ICDR मुझे हो भी नहीं रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कितना ही याद कर लोगे ना, करेक्ट। तो उस वीडियो को देखा एंड इट वॉज लाइक लक और वॉट, या फिर ऐसा हुआ है कि उस वीडियो में से ना काफ़ी क्वेश्चंस मेरे क्लियर हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़रूर रेफर कर लीजिएगा सेबी को, ठीक है। IBC हैव टोल्ड आपको पूरा का पूरा कवर करना है। फेमा FCRA में FCRA छोटा तो आप उसको कवर कर लीजिए ना। फेमा FCRA में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंपनीज एक्ट में ना वो खेल रहे हैं, ठीक है। बट फेमा FCRA में काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ स्कोरिंग, बिकॉज उनको पता है कि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो क्वेश्चंस थोड़े से फ्रेम ईजी कर रहे हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ गिव योर 100% टू फेमा एंड FCRA, please give your 100% to winding up and IBC together, okay। now and then your companies act के first 3 chapters। now इसको करते करते ना आप 30-40 मार्क्स तक बहुत आराम से पहुंच जाते हो। अब उसके ऊपर की जो भी गेम होती है वो सेबी खेल लेता है आपके साथ, ठीक है। अगर आपने सेबी में से वो निकाल लिए, या फिर कंपनीज एक्ट के जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं अमेलगमेशन वाले जो हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स है, ठीक है, या फिर विजन्स है कुछ रजिस्टर वैल्यूअर को लेकर, या फिर डॉर्मेंट कंपनी, या फिर ऑल दैट, तो निधि कंपनी हो गया, तो आप उसमें खेल सकते हो। बाकी 10 से 15 नंबर के गेम, उसमें से आपके अराउंड आप ये सब कवर कर लोगे ना, आपका आराम से 60% बन जाएगा मार्क्स में, ठीक है। नाउ की टेक अवेज फ्रॉम ऑल दिस, आपको सारा का सारा स्टडी मैट मोस्टली कवर करना है, हद मार के आप सिर्फ 1 से 2 चैप्टर्स ही छोड़ना, उससे ज़्यादा मत छोड़ना, पर वो भी बड़े वाले चैप्टर्स मत छोड़ना, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नहीं जा सकते, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, करेक्ट।
एंड सी, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, खुद का दिमाग लगाना है, खुद पढ़ना है, खुद मॉड्यूल में चीज़ें मार्क करनी है और खुद रटनी है वो चीज़ें. नाउ डी, वन स्ट्रैटेजी दैट आई अप्लाइड, मैंने कंप्लीट सेट के 5 चैप्टर्स करे, पर पूरा कंप्लीट सेट ही कर लिया. और मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एक पेज पे सारे के सारे प्रोविजंस लिख डाली, एज इन कि सारे के सारे डेट एंड टाइम के जो न्यूमेरिकल लिमिट्स होते हैं या फिर डेट एंड टाइम वाले लिमिट्स होते हैं, वो सारे मैंने खुद कर लिए थे. अब आप उसको 2 तरीके से लिख लो. एक तो कि नॉर्मल जैसे होता है कि ये फॉर्म इतने में फाइल होना है, ये फॉर्म इतने में फाइल होना है, ये फॉर्म इतने दिन में फाइल होना है, इसकी पेनल्टी ये है, इसका वो ऐसे है. दूसरा 90 डेज लिखा और उसको एरो डाल के कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म्स फाइल होना है. तो दोनों तरीके से ना आपका माइंड, मतलब स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगा बट आपको रटना आ जाएगा और आप वहाँ पे जाके ना कन्फ्यूज़ नहीं होगे. मतलब वहाँ पे ऐसे भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं वो कि 30 डेज या 1 मंथ. इट इज़ नॉट द सेम. नाउ कॉमन सेंस में बंदा नहीं सोचता उतना, 2 मंथ्स या 60 डेज. नाउ इट इज़ नॉट द सेम, राइट. बट उस समय ना ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं, सो यू गेट कन्फ्यूज्ड अ लॉट. नाउ कमिंग टू जो क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट में आए थे, आई कैन गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दोज क्वेश्चंस. मैंने लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस. ओके, देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉर्म STK1 कि STK1 एक ROC को फॉर्म फाइल करना होता है, वो कितने दिनों में करना होता है. ठीक है. देन आप एक और क्वेश्चन था कि IPO के लिए, जब भी कंपनी IPO लेके आ रही है और उसने ESOPs ऑलरेडी दे रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो पास्ट एम्प्लॉयज़ बन चुके हैं, तो इज़ इट एलिजिबल टू गिव IPO और नॉट, वो कर सकते हैं कि नहीं. तो IPO की कंडीशंस ICDR में लिखी हुई हैं, आप उनको गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है. देन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल लिमिट्स आई थी. ठीक है. उसके बाद ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन में, ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स IBC और वाइंडिंग अप में. ठीक है. उसके बाद ये था वाइंडिंग अप में, अगर कोई भी बंदा बैंक के पास जाता है या फिर लीगल एडवाइज़र के पास जाता है, तो आर दे लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन और नॉट. सो दे आर नॉट लीगली बाउंड. करेक्ट. क्वेश्चन था मुझे कि इनसाइडर ट्रेडिंग में कब कब केस नहीं होएगा, कब कब केस नहीं माना जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग का. तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि अगर दोनों के पास ही वो UPSI इन्फॉर्मेशन है, दोनों के पास ही सेम इन्फॉर्मेशन है, वो तब डिस्कस करें तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मानी जाती है. ठीक है. ऐसे ऐसे केसेस होंगे. रिलेटिव कौन होएगा उसमें, कि अगर उसमें रिलेटिव कौन कौन कवर्ड है, कि किस किस ने शेयर्स ले लिए, तो मतलब पकड़ा जाएगा. ठीक है. एक वो क्वेश्चन था. और दूसरा क्वेश्चन एक ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग जैसे 45 डेज में होता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का SEBI LODR में लिस्टेड कंपनी का, बट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए 60 डेज होते हैं. बट अब जो ग्रीवेंसेस एड्रेसल होता है, जो भी कंप्लेंट्स होती है, उसका एक फॉर्मेट भी दिया होता है कि जितनी मेरी ओपनिंग कंप्लेंट्स थी, ठीक है, जितने की न्यू कंप्लेंट्स आ गई, लेस जितनी मैंने रिजॉल्व कर दी, जितनी अभी तक आउटस्टैंडिंग कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं. ठीक है. आप LODR में पढ़ोगे आप ये, तो उनको 45 डेज में ही उनको भी सबमिट करना होता है. तो वो क्वेश्चन आया था कंटेंट में कि कंटेंट क्या क्या होएगा, जैसे नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस की रिको होती है वैसा है. और दूसरा वो आया था कि मार्च 25 के है वो कंप्लेंट्स. तो आई गॉट कन्फ्यूज कि यार मार्च क्वार्टर मतलब एनुअल है, तो वो तो 60 डेज में होता है, बट नो, 60 डेज में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. वो ग्रीवेंस एड्रेसर का ऐसा कुछ नहीं लिखा प्रोविजन कि वो 60 डेज में होगा 45, वो 45 में ही होएगा, बीट एनी क्वार्टर. या मैं आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसको पूरा केस स्टडी बना के आया हुआ था. फिर कुछ था कि कंपनी आके कुछ प्रोविजंस लगनी थी, कुछ इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो सकती थी, बट वहाँ के डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो फॉरेन कंपनी है तो हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वो बोलता है कि दीज प्रोविजंस मल्टीम्यूटेंडिस अप्लाई टू अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो. ठीक है. तो वहाँ पे कंटेंशन भी उनका गलत हो जाएगा. ठीक है. तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है. आई रियली होप दैट हेल्प्स यू, बिकॉज करेंटली मतलब वही सेट्स घूम घूम के आ जाते हैं. सो आई वुड लव इट अगर आप एक अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर, एंड बट उससे आपका हार्ड वर्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है. डू वर्क हार्ड and do clear your SPOMs in the very first go. I have all my wishes with you and all the best. Till then, see you. Bye bye. And जाने से पहले do give a like, subscribe and share to this video guys, because I also feel nice, I also feel motivated for the same. Thank you. Bye bye.